हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक फॉर नीट जेई। क्लियर? तो ये 12th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, नीट जेई वाले बच्चे तो करेंगे इसी। कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन जो है, टू पॉजिटिव चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट द मिड पॉइंट ऑफ 2 चार्जेस विल बी। तो 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम 1 मीटर अपार्ट एक दो चार्जेस रखे हुए हैं, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो कहाँ पर, बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ 2 चार्जेस। दोनों को जो बीच में पॉइंट है दोनों के बीच में, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, E का जो फॉर्मूला होता है वो है KQ/R²। Q चार्ज होगा और R क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चार्जेस गिवन है। एक दे दिया 1 माइक्रोकूलम फर्स्ट चार्ज है, और दूसरा दे दिया 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये 2 चार्जेस हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का। 1 मीटर गैप है, तो मिड पॉइंट ये आएगा। ये A ले लें, ये B ले लेते हैं, और ये मिड पॉइंट हो गया C। तो C पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव, तो वैल्यू तो आपको पता है KQ/R²। और पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है चार्ज से हमेशा दूर की तरफ, चार्ज से हमेशा दूर की तरफ होगी। अब ड्रॉ करें, देखो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड EA जो होगा वो ऐसे आएगा, ये आएगा EA। ठीक है, A पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा, और B पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, ये आ गया EB। दोनों के बीच में एंगल आपको दिख रहा है कितना है, 180। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट में आपको पता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करें। बड़ा चार्ज कौन सा है, 1 की 2 बड़ा है, तो ये EB की वैल्यू यहाँ पर बड़ी होगी, बिकॉज चार्ज बड़ा है। डिस्टेंस तो दोनों की इक्वल है, बट EB EA से ग्रेटर है, इसलिए C पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा EC वो आ जाएगा EB माइनस EA। EB माइनस EA क्यों किया माइनस, क्योंकि आपको पता है इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो EB की वैल्यू कितनी रखेंगे, EB की वैल्यू आएगी K। Q कितना है, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम। KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 1 का हाफ क्या होगा, 0.5 का हो गया स्क्वायर। फिर इसमें से माइनस करना, EA कितना होगा, K 1 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया, और डिस्टेंस कितनी हुई, सेम 0.5 का स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें से क्या करें, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या आएगा, K कॉमन आएगा। ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कॉमन आएगा, अपॉन में 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, ये भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 2 - 1। ठीक है, तो 2 - 1 बच गया। अब 2 - 1 तो आप इजीली 1 आ गया, तो 2 - 1 तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो K की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखो ध्यान से, K की वैल्यू क्या होगी, हमें चाहिए सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। ये हमने रखी K की वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे 10⁻⁻6 जो माइक्रोकूलम की वजह से आया था वो हमने रख दिया -6। फिर यहाँ पर 1 आएगा, और डिवाइड करेंगे 0.25। 0.25 का मतलब क्या होगा, 1/4। 0.25 मतलब 1/4 होता है। तो 4 × 9 क्या होगा, 36 × 10⁻, कितना, 3 बचेगा। 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 36 × 10⁻3, या इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻4। ठीक है, 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पॉइंट पे हमने निकाल लिया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। सो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 चार्जेस 9E and 3E are placed at a separation R. The distance of the point where the electric field intensity will be 0. हमें निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालनी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर चार्जेस दे दिए आपको 9E and 3E।
और दोनों का सेपरेशन दे दिया आपको r। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं r/1 + √3, इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो पॉइंट देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो, एक चार्ज है आपका 9e, एक चार्ज है आपका 3e, और दोनों के बीच में गैप है वो है r। ठीक है, तो हमें निकालना है वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, ये एक पॉइंट हो गया P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 मान लेते हैं। तो 9e अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, E1 कह लेते हैं इसको, 1 और 2। ठीक है, और 3 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये हो गया E2। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो P पॉइंट पे क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। और हमें चाहिए P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, 0। EP होना चाहिए 0, और EP आएगा E1 - E2। माइनस क्यों कर रहे हैं आपको पता है अच्छे से, क्योंकि एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 0 हो गया, दैट मीन्स E1 और E2 इक्वल होने चाहिए। अब ये जो पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट P, जो पॉइंट है P आपका, ये पॉइंट P 9e से x डिस्टेंस पे है। 9e से डिस्टेंस क्या होगी, x, तो 3e से डिस्टेंस क्या होगी, r - x। 9e से डिस्टेंस क्या ले लें, x, तो 3e से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r - x। ठीक है, तो हम देख लेते हैं E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू बताओ, k 9e अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, x², क्योंकि यहाँ से तो x डिस्टेंस है। और E2 है k 3 अपॉन कितनी डिस्टेंस होगी, r - x का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का 2 स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है k3/r²। तो दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब देखो क्या कैंसिल होता है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले k से k, e से e, 3 से कैंसिल होगा 9 3 टाइम्स, और यहाँ पर बचा 3/x² इक्वल्स टू 1/r - x का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट लेंगे तो यहाँ आएगा √3/x, और यहाँ पर होगा 1/r - x। हमें निकालना है x उस पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम 9e। ठीक है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो, x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया √3r - x से मल्टीप्लाई करना है, तो -√3x हो गया। √3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x। हमें निकालना है x, तो √3x को हम उधर ले जाते हैं, तो √3r इक्वल्स टू, इसको जाके उधर ऐड कर दोगे तो √3x + x हो जाएगा। हमें x चाहिए, x की वैल्यू आएगी √3r अपॉन √3 + 1, या 1 + √3। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहाँ से दिया, हमने 9e से लिया है, तो 9e से ये डिस्टेंस है, 9e से ये डिस्टेंस है, √3r √3 + 1, 3e से डिस्टेंस है, तो हमने 9e से डिस्टेंस लिया था, और ये हमारा आंसर आया √3r अपॉन √3 + 1, √3r अपॉन √3 + 1। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है अपना। यहाँ पर ये √3 यहीं तक है, बस √3, r आपका सेपरेटेड है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा वो हमने पोजीशन निकाली। 9e से निकाला था x, तो 9e से आ गया। अगर 3 से पूछा था तो हम वहाँ पर 3 से भी निकाल सकते थे। 9e से ये वैल्यू है, तो 3 से कितनी होगी वो भी निकाल के चेक कर सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो सकता है ऑप्शन 2 हो। यहाँ करेक्ट ऑप्शन चेक करने के लिए एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो 3 से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r - x, और x की वैल्यू कितनी है, √3r अपॉन √3 + 1, ये डिस्टेंस है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, √3 + 1, ये मल्टीप्लाई होगा, तो r √3 + r - √3r। ठीक है, तो r √3 तो कट गया। अब बचा ये आंसर आ गया r अपॉन √3 + 1। अगर 3 से डिस्टेंस देखा जाए तो आएगा r अपॉन √3 + 1। तो 3 से देखो आप, ये दोनों 3 हैं, r अपॉन √3 + 1 नहीं है, ये √3r अपॉन 1 + √3 ये भी नहीं है। ठीक है, और 9e से दे रखा है, 9e से, जबकि हमने 9e से x माना था, 3 से तो कितना है r - x, तो r - x का आंसर ये है। बट x हमने कहाँ से लिया था, x हमने लिया था 9e से।
9 से x माना था तो x की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड। क्लियर? तो ये पॉइंट हमने निकाला जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगले क्वेश्चन पे आए थे, जल्दी फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इजी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इज गिवन बाय। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है तो डायमेंशन ऑफ के पूछिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो क्या दे रखा है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू गिवन है K अपॉन एक्स क्यूब। तो बताओ फिर K इक्वल्स टू क्या होगा? K इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू एक्स क्यूब। ध्यान से देखना किसकी पूछी डायमेंशन, K की, तो हमें K की निकालनी है। तो E का फॉर्मूला दिया K अपॉन एक्स क्यूब, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E एक्स क्यूब। अब E का डायमेंशन लिखना है, हमें टोटल K का निकालना है तो E का भी लिखें एक्स का भी लिखें। E का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन कूलम फॉर्मूला होता है, और एक्स क्यूब तो है ही सी। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है m1 L1 T-2, चार्ज का पता है A1 T1, और x मतलब डिस्टेंस ये हो गया L3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो, m1 आएगा, L4 आ जाएगा, T-3 आएगा, और A-1 आएगा। क्लियर? तो अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, m1 L4 T-3 और A-1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। K का डायमेंशन मैंने निकाल दिया। चलें आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये दिया है, फिगर बिलो शोज रेगुलर हेक्सागन। एक हेक्सागन दिए हुए रेगुलर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायग्राम में, किस फिगर में सेंटर पे 0 होगा, ये हमें निकालने को बोला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सेंटर है इनके, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो KQ अपॉन R स्क्वायर। अब R तो क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन है, तो R तो सबका सेम होगा, सभी चार्जेस का, जितने भी चार्जेस है कोने पे रखे हुए हैं। तो E जो डिपेंड करेगा वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा Q पर, E डिपेंड करेगा चार्ज पर। ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कम चार्ज मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा E की वैल्यू वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ही कैंसिल होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है, इक्वल अपोजिट कैंसिलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, इक्वल अपोजिट वैल्यूज चाहिए होती हैं, इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैंसिल करके ज़ीरो कर देती हैं। तो हमसे पूछा है किस केस में ज़ीरो है। हम देखें पहला केस देखो, 5Q अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो 2Q ऐसे देगा, 4Q अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो Q ऐसे देगा, 6Q अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा तो 3Q ऐसे देगा। तो बैलेंस तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, 6Q 3Q में से 6Q का बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, 2Q का कम है। तो ये अपोजिट तो हैं सारे, ये सब अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। ये वाला इसके अपोजिट है, ये देखो अगर ये फर्स्ट मानते हो ये वाला, तो इसके अपोजिट ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब एक दूसरे के अपोजिट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा तो ये ऐसे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ये ऐसे आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट है बट अमाउंट में इक्वल नहीं है, तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं। सेकंड डायग्राम देखते हैं, देखो सेकंड डायग्राम आप देखोगे अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल है, मगर क्या डायरेक्शन इक्वल है क्या, वो चेक कर लेते हैं। जब पहला प्लस का क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा, तो माइनस का अपनी तरफ बनाएगा, तो ये अपोजिट कहाँ हुए, इक्वल तो है बट अपोजिट नहीं है। ये देखो ये प्लस का क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जरूर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, मगर ये प्लस का क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, माइनस का है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा। तो ये दो कैंसिल हो सकते हैं, ये वाले दोनों, बट ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो फिर ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अमाउंट, डायरेक्शन अपोजिट है बट अमाउंट अनइक्वल है। यहाँ पर आपने देखा सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट सेम है क्योंकि क्यू सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। थर्ड केस में आते हैं, देखो थर्ड केस में ये 2Q इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखो प्लस का क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, ये प्लस का क्यू है, भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, अमाउंट भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये वाला प्लस 2Q ऐसे बनाएगा, वो वाला भी प्लस 2Q ऐसे बनाएगा, वही अमाउंट भी सेम है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो ये थर्ड केस में है, ये जो थर्ड डायग्राम आपने बनाया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो थर्ड में आपका जो है आंसर आएगा
0। इन थर्ड केस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? तो थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलिए आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी। डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ए पर आपको डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। आपको डायरेक्शन दे रखी है ए एल, मतलब ये डायरेक्शन है। ए एल कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली। फिर दे रखा है ए वाई, ये वाली। ए जेड, जेड आपका इसमें, और ए एक्स, तो ये डायरेक्शन है ए एक्स। ठीक है, तो जेड कौन सा है, ए जेड, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। ए जेड की बात कर लेते हैं। ए जेड कौन सी डायरेक्शन है, ए जेड डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, तो ये जेड दे रखा है यहाँ पर, ये जेड वाला है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन बेस्ड अगर हम बात करें तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, एक तो प्लस का क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए की वजह से वो इस डायरेक्शन में आएगा, और दूसरा माइनस क्यू है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू करें तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया। ठीक है, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, और माइनस का अपनी तरफ है इस डायरेक्शन में। ये पॉइंट हो गया ए आपका। ठीक है, अब ये एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जेड डायरेक्शन में माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, और ये डायरेक्शन है ए वाई। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ए वाई डायरेक्शन में होगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड ने आपको समझ में आ रहा है, देखो E1 पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, और E2 दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, माइनस चार्ज की वजह से। ठीक है, ये प्लस का चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ऐसे, ये माइनस का चार्ज है उस साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ देगा, रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो रिजल्टेंट जो आया ई नेट वो बीच में आएगा, तो ई नेट की डायरेक्शन आ जाएगी ए वाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए वाई, टुवर्ड्स ए वाई। तो डायरेक्शन का यहाँ पर वेक्टर सम आपको करना था और रिजल्टेंट आपको बताना था, ये डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका डायरेक्शन बेस्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है माइनस चार्ज दिया हुआ, -1 × 10⁻⁴ चार्ज ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 10⁻�6 kg। इसका मास दिया हुआ है 10⁻6 kg। ठीक है, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड ऑन द ड्रॉप सो दैट इट इज इन बैलेंस कंडीशन विद इट्स वेट। अपने वेट के साथ वो बैलेंस कंडीशन में होगा। आपसे पूछा है इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं ताकि वो अपने वेट से बैलेंस हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और ये बैलेंस होगा वेट से। कैसे बैलेंस होता है वो देख लो, पहले डायग्राम समझो। ये एक ड्रॉप है, ठीक है, इसका मास आपको गिवन है m और चार्ज गिवन है q। तो मास की वजह से क्या होता है, इसका वेट होता है डाउनवर्ड्स, वो हो गया mg। ठीक है, mg क्या होता है, वेट जो जिसकी वजह से बॉडी या ड्रॉप नीचे गिरती है। अब इसको बैलेंस करना है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है ना वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, वेट के अपोजिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपवर्ड आना चाहिए, बिल्कुल सही है, अपवर्ड आना चाहिए, और mg को बैलेंस करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि Fe की वैल्यू क्या होती है, Fe की वैल्यू होती है QE। Fe की वैल्यू क्या होती है, QE। ठीक है, तो अगर E की बात करें, E को कैलकुलेट करें तो हम इजीली E को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि वेट बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड में,
तो इलेक्ट्रिक फोर्स वेट को बैलेंस करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है QE और वेट होता है mg। तो E की वैल्यू चाहिए, इजीली निकाल सकते हैं। E की वैल्यू क्या होगी, mg/q। ठीक है, तो E की वैल्यू mg/q है, तो E की वैल्यू निकाल लेते हैं। m कितना दिया है, 10⁻⁻6 किलोग्राम है, बिल्कुल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। G की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 रख देंगे। और Q की वैल्यू -1 × 10⁻⁻6 दिया है। चार्ज कैसा है, माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का चार्ज है, तो अगर देखें ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। अमाउंट अगर देखें ध्यान से तो 10 मिल जाता है। ये जो माइनस का चार्ज है, माइनस का रोल होता है डायरेक्शन को बताने के लिए, तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ माइनस को, और इसका हम यूज़ करेंगे डायरेक्शन को बताने के लिए। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है। तो चार्ज को रखकर आपने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 10। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 10, राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मिल गई 10, देखो 10 दो ऑप्शन हो सकते हैं, पहला और दूसरा। बट डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड कि डाउनवर्ड, ये आपको बतानी है। कौन सी डायरेक्शन करेक्ट है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। चलो, फोर्स वेट तो नीचे लगता है, तो आपको कंफर्म है कि वेट जो है, ग्रेविटी जो होती है वो तो डाउनवर्ड्स एक्ट होती है। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड होना चाहिए। ये आपको पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर में लिखेंगे तो F क्या होगा, QE। F QE होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे तो ऐसे आएगा FE/Q। ठीक है, F QE, तो E क्या होगा, F/Q। और F की डायरेक्शन क्या है, F की डायरेक्शन है अपवर्ड्स। ठीक है, F की डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ अपवर्ड्स है, तो मैं J कैप लिख दूँ, जैसे अपवर्ड तो J कैप है, और चार्ज आपका नेगेटिव है। अब माइनस साइन यहाँ पे यूज होगा, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो E की डायरेक्शन अगर आप देखो ध्यान से, तो E की डायरेक्शन क्या आ गई, माइनस का J कैप। माइनस का J कैप मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वैसे आप देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड क्यों होगा, एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड इसलिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लगा दिया E की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड से। ठीक है, E की डायरेक्शन डाउनवर्ड से, तो चार्ज कैसा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स निकालोगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। ठीक है, QE होता है, तो E की डायरेक्शन डाउनवर्ड से, तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। चार्ज कैसा है, नेगेटिव का, E की डायरेक्शन लिख दी डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स का मतलब होता है -J कैप। चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, +J कैप। तो फोर्स तो अपवर्ड ही चाहिए ना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, चार्ज नेगेटिव, इसलिए फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड। ठीक है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता। चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो फोर्स और E की डायरेक्शन सेम होती है, मगर चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो E की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसको ऐसा भी याद रख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली अगर चार्ज पॉजिटिव है तो E और F दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो E और F की डायरेक्शन, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, क्योंकि वो चार्ज माइनस का आ गया, वो डायरेक्शन चेंज कर देगा। चार्ज माइनस का है तो E की डायरेक्शन देख रहे हो, फोर्स के अपोजिट आएगी ड्यू टू चार्ज। E की डायरेक्शन निकालोगे फोर्स से, तो फोर्स के अपोजिट आ रही है। और अगर E की डायरेक्शन पता हो और फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो अपोजिट आएगी। E की डायरेक्शन -J तो फोर्स +J आएगा, और फोर्स की डायरेक्शन +J तो E की -J आ रही है। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा डाउनवर्ड्स ताकि फोर्स लग सके अपवर्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सेकंड, 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवर्ड्स। क्लियर, चलें आगे नेक्स्ट। अगला देखो, 2 small identical spheres each of mass 1 gram and carrying same charge 10⁻⁹ coulomb are suspended by threads of equal length if the distance between centers of the sphere is 0.3 cm in equilibrium, then the inclination of the thread with the vertical will be। यहाँ पर 2 स्फेयर हैं, ठीक है, दोनों का मास 1 ग्राम है,
दोनों का चार्ज सेम है 10⁻⁹ कूलम, थ्रेड से इक्वल लेंथ के थ्रेड से सस्पेंडेड हैं, ठीक है। अब वो चार्ज अगर सस्पेंडेड होते हैं, चार्ज स्फेयर हैं, तो स्फेयर अगर चार्ज होते हैं तो क्या होते हैं, उनके बीच में सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो थ्रेड अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएंगे और वर्टिकल पोजीशन से, अपने इनिशियल पोजीशन से एक एंगल बनाएंगे। मैं डायग्राम समझाता हूँ, देखो आपको कैसे बनेगा एंगल। इस तरह से सपोज करें दो स्फेयर हैं जिन पे चार्ज इनिशियली था ही नहीं, दो स्फेयर हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं था, ये फर्स्ट स्फेयर है, ये सेकंड स्फेयर है, चार्ज है ही नहीं, तो दोनों ऐसे अटैच होके एक साथ कंबाइंडली सस्पेंडेड है, ठीक है। अब जैसे दोनों को चार्ज करोगे तो चार्ज करते ही ये पोजीशन बन जाती है, चार्ज करते ही पहले दोनों स्फेयर यहाँ थे, चार्ज करेंगे तो ये वाला स्फेयर ऐसे आ जाएगा और ये वाला स्फेयर ऐसे हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि दोनों को हमने चार्ज कर दिया प्लस प्लस, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रिक फोर्स से। फिर इसको आपको पता है वेट जो लगता है वो तो डाउनवर्ड्स लगता है, वेट mg, ठीक है। तो क्या होगा, ये इनकी पोजीशन यहाँ पर जो रिपल्शन होता है उसकी वजह से इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है और इनके बीच में जो गैप आया वो आ गया 0.3 सेंटीमीटर का, 0.3 सेंटीमीटर इनके बीच में गैप आ गया, ठीक, क्लियर। तो 0.3 सेंटीमीटर का गैप है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगल, एंगल चाहिए थीटा। चार्ज आपको पता है दोनों पर चार्ज क्या है, Q है, इस पर भी Q है, ठीक है, और वेट mg हो गया। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का टेंशन में T मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो रिक्वायर्ड हो गए फोर्सेस की पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं वेट निकाल लेता हूँ। तो वेट क्या होगा, या हमें ज़रूरत पड़ेगी, वेट होगा W इक्वल्स टू होता है mg, और मास कितना दिया है, मास और चार्ज की बात करें अगर, तो मास कितना दिया है, देखो मास की वैल्यू दी है, मास दे दिया 1 ग्राम और चार्ज दे दिया 10⁻⁹ कूलम, ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। मास दे दिया 1 ग्राम, m कितना दिया है 1 ग्राम, और q दे दिया 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज और मास दे रखा है। तो 1 ग्राम अगर है तो 1 ग्राम को क्या करें, किलोग्राम में बदलें, तो 10⁻³ किलोग्राम हो गया, और g की वैल्यू क्या लेनी है 10, तो w की वैल्यू आ गई 10⁻² न्यूटन। एक तो ये आ गया वेट, ठीक है। वेट के बाद क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो होगा kq²/r², ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो kq²/r² लगेगा तो इसका अमाउंट भी निकाल लें, 9 × 10⁹, q कितना 10⁻⁹, तो स्क्वायर करेंगे तो 10⁻18 हो जाएगा। फिर r कितना है 0.3 सेंटीमीटर, स्क्वायर करें तो 0.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 0.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को मुझे बदलना है मीटर में, तो 10⁻⁴। 1 सेंटीमीटर होता तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करता, बट ये r² है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो 10⁻⁴। अब क्या करें, कैंसिल करते हैं, देखो 10⁻18, ये 9 था, ये 9 कैंसिल होगा तो -9 बचेगा, -4 से -9 कैंसिल होगा तो -5 बचेगा, ठीक है। और 2 जीरो यहाँ से ले लेते हैं, ये क्या होगा 9/9, 2 जीरो ले लेते हैं यहाँ से तो 100 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा -4 -9, ये बचेगा -5, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर आया इलेक्ट्रिक फोर्स का 10⁻³ न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, क्लियर। और ये कितना है 10⁻² न्यूटन है, वो 10⁻³ न्यूटन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल निकालना है हमें, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे वो देख लो। तो एंगल निकालने के लिए दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, तो एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाते हैं। देखो एंगल निकालने के लिए 2 इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो इनिशियल पोजीशन से जो पेंडुलम जो बॉल्स थी, इसमें आप देखो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, वेट डाउनवर्ड्स,
इलेक्ट्रिक फोर्स दिस साइड, इलेक्ट्रिक फोर्स इस साइड लगेगा, टेंशन लग रही है, ये एंगल थीटा है, और टेंशन फोर्स जो है वो स्ट्रिंग में टेंशन होती है टी। अब क्या इस टी के कंपोनेंट्स कर सकते हैं हम? ये टेंशन है टी, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टी का इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो बॉडी तो ये जो बॉल है वो तो इक्विलिब्रियम में है, तो टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ? एफ ई। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा वेट को। हमें क्या चाहिए? एंगल। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो एंगल अगर आपको चाहिए होता है तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा? साइन अपॉन कॉस आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? एफ ई अपॉन डब्ल्यू। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय वेट। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय वेट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हमने निकाल लिया, वेट हमने निकाल लिया, तो वैल्यूज जो निकाली हुई थी इनका यूज़ कर लें। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी है? देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स 10⁻³ है और वेट 10⁻² है। रख दें यहाँ पर। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 10⁻³ और ये 10⁻²। ठीक है, तो बचेगा 10⁻⁻1। 10⁻1 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला? टेन थीटा इक्वल्स टू मिला 0.1। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 10⁻0.1। ये थीटा है वर्टिकल पोजीशन से। ठीक है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट था इस न्यूमेरिकल का वो ये ध्यान रखना कि दो स्फेयर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वेट डाउनवर्ड्स लगता है, स्ट्रिंग में टेंशन टी होती है, टी के कंपोनेंट हो जाते हैं टी कॉस थीटा अपवर्ड्स और टी साइन थीटा डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा टी जो हमारे पास था फोर्स, टेंशन जो फोर्स था ये ऐसे था। ठीक है, तो टेंशन को आप ऐसे दोनों हाथ से रख के देखोगे टी ऐसे है, फिर दोनों हाथ आप खोल दो तो एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, टी की डायरेक्शन में दोनों हाथ रख लो और दोनों हाथों को खोल दो तो दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शन बन जाती है। एक कंपोनेंट टी साइन थीटा, एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा। जहाँ से एंगल होता है वहाँ कॉस और जहाँ से एंगल नहीं दे रखा होता है वहाँ साइन। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंपोनेंट्स को हमने क्या किया? इक्वेशन बनाई और इक्वेशंस को डिवाइड करके हमने टेन थीटा निकाला। टेन थीटा की वैल्यू 0.1 आई, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन भी तो था इसमें, ऑप्शन टिक करना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें कि वर्टिकल से बनने वाला एंगल कौन सा है? tan−1 तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमने कुछ न्यूमेरिकल किए आज। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन गुड बाय और पढ़ते रहिए।